ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते बारूदी तापमान से खमनेई वर्सेस ट्रंप की वजह से पश्चिमी एशिया में नए विनाश की आहट सुनाई दे रही है। और आज पहली बड़ी खबर इस वक्त यही है। अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान, ईरानी देशभक्तों विरोध जारी रखें, जुल्म ढाने वालों के नाम याद रखें, ईरान के लोगों तक मदद पहुंच रही है, हेल्प इज ऑन द वे। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैंने ईरान के साथ सभी मीटिंग्स रद्द कर दी हैं, यानी सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ईरान के लोगों पर अत्याचार करने वालों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जब तक ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद नहीं हो जाती, तब तक मैंने ईरानी अधिकारियों से कोई बात नहीं करने वाला हूं। ट्रंप ने हैशटैग ईरान रेवोल्यूशन के नाम से ये बातें लिखी। इसके साथ ही ट्रंप ने लिखा है मेक ईरान ग्रेट अगेन, मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये टोपी उनको एक उनके करीबी और काफी मक्खन लगाने वाले सेनेटर ने उनको एक एयरक्राफ्ट में दी थी। ईरान में भीषण नरसंहार हुआ है और अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा और विध्वंसक होने वाला है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर ईरान पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने विद्रोह को कुचलने का कल्पना से भी परे तरीका अपनाया है। खमेनी अपनी ही आवाम का कत्लेआम करवा रहे हैं और इस सब पर व्हाइट हाउस की लगातार नजर है। अब से कुछ घंटों में डोनाल्ड ट्रंप अपने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और पेंटागन के बड़े अधिकारियों के साथ ईरान पर फैसला लेने वाले हैं। सवाल है कि क्या खमेनी इस तरह अपने ही लोगों का कत्ल करवाते रहेंगे या ईरान में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट व्हाइट हाउस में लिखी जा रही है। अमेरिका इस वक्त क्या सोच रहा है, सोचिए समझिए। अमेरिका यह डिसाइड कर रहा है कि कोलैटरल क्या होगा, यानी अगर उन्होंने हमला किया तो ईरान कितना हमला करेगा। अमेरिका यह सोच रहा है, और यह बहुत बड़ा सवाल है, कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान क्या इजराइल पर हमला भी करेगा। अमेरिका यह सोच रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो दुनिया भर के जो तेल टैंकर हैं अलग अलग हिस्सों में ईरान के नजदीक, क्या उन पर भी ईरान हमला करेगा। यह असेसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि खमेनी मादुरो नहीं है। कल तक ईरान में मौत का आंकड़ा 500 से कुछ ज्यादा बताया जा रहा था, ध्यान दीजिए। लेकिन आज एक ईरानी सांसद ने दावा किया कि ईरान में हुए प्रदर्शन में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो क्या सिर्फ 24 घंटे में ईरान में 1500 लोग मार दिए गए। सोचिए, हम यूक्रेन में कहते हैं कि एक हफ्ते में 1000 लोग मारे गए, यहां 2 दिन में। अभी रुकिए जरा, ध्यान से सुनिए। ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि अब तक हुए प्रदर्शन में 12000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और ये मौतें सिर्फ 2 दिन में हुई हैं। सोचिए, आपको याद आ रहे होंगे वो दिन तानाशाही के, ईदी अमीन, या वो जो नरसंहार एक जमाने में सद्दाम हुसैन ने करवाया था। सोचिए, या फिर वो नरसंहार जिसका जिक्र किया जाता है सीरिया के जब शासक हुआ करते थे उनकी तरफ से। किसी भी तानाशाह को उसकी क्रूरता के हिसाब से रेट किया जाता है। दुनिया में कई बड़े तानाशाह हुए, नाम मैंने आपको बताया ईदी अमीन, नाम मैंने आपको बताया सद्दाम हुसैन, नाम मैंने आपको बताया हिटलर, नाम मैंने आपको बताया बशर अल असद, जिन्होंने भीषण कत्लेआम मचाया। लेकिन क्या खमेनी ईरान के सबसे बड़े धर्मगुरु ना होकर एक क्रूर तानाशाह बन चुके हैं, जिसने अपनी आवाम के कत्ल गारत में सभी हदें पार कर दी। इस बीच ईरान इंटरनेशनल ने अपने इस दावे के साथ सबूत पेश किए। ईरान इंटरनेशनल संपादकीय बोर्ड ने दावा किया है, ध्यान से देखिए, कि ईरान की सरकार ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। इंटरनेट बंद है, कम्युनिकेशन बंद है, मीडिया पर बैन है, ईरान में पत्रकारों और गवाहों को धमकाया जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल ने पूरी जिम्मेदारी के साथ यह रिपोर्ट तैयार की है। हमें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के करीबी सोर्सेज से जानकारी मिली। राष्ट्रपति कार्यालय में बैठे 2 सोर्सेज ने खुफिया डिटेल दी है। IRGC गार्ड से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। चश्मदीदों और मारे गए लोगों के परिवार से बात हुई। पूरे ईरान में फील्ड रिपोर्ट और मेडिकल सेंटर से डेटा जुटाया गया है। सिर्फ 2 दिन में, यानी 8 और 9 जनवरी को 12000 लोग मार दिए गए। मारे गए लोगों में से कई 30 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं। और इसमें भी बड़ी बात क्या है जानते हैं आप?
ये सारी डिटेलिंग तब आ रही है जब वहां पर इंटरनेट पूरी तरीके से शटडाउन है। इलॉन मस्क का स्टारलिंक थोड़ी मदद कर रहा है, और अब तो कह रहे हैं कि खमेनी ने वो भी शटडाउन करवा दिया। अगर ईरान इंटरनेशनल के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर ईरान में मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है वो यूएन के दखल की मांग कर रहा है। यूएन का तो बकायदा इसमें एक पूरा का पूरा एपिसोडिक एक चैप्टर है। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाले। लेकिन पहले ईरान में अमेरिकी एडवाइजरी को देखना जरूरी है। ये कोई मामूली एडवाइजरी नहीं है, ये उस तूफान से पहले की चेतावनी है जिसके बाद कुछ ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तेहरान में अमेरिका की वर्चुअल असेंबली ने कहा, एम्बेसी ने कहा है, वर्चुअल एम्बेसी ने कहा है ईरानी सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। ईरान में हो रहा विरोध प्रदर्शन और भी हिंसक हो सकता है। ईरान से जाने वाली फ्लाइट्स कम हुई हैं और कई रद्द कर दी गई हैं। अमेरिकी नागरिक जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। फ्लाइट नहीं मिल रही है तो सड़क के रास्ते अर्मेनिया या तुर्की चले जाएं। ईरान नहीं छोड़ सकते हैं तो किसी सुरक्षित ठिकाने पर रहें। अपने साथ खाना, पानी और दवाएं जरूर रखें। अपना फोन चार्ज रखें। परिवार वालों और दोस्तों के संपर्क में रहें। यानी अमेरिका हाई अलर्ट पर है, अमेरिका एक्शन मोड में है। अगले कुछ घंटे में ईरान में बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी आ रही है, अब से कुछ देर में ईरान पर व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक होने वाली है। ईरान पर संभावित एक्शन को लेकर होगा यह फैसला, क्योंकि ऑलरेडी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के ऊपर बातचीत हो चुकी है। व्हाइट हाउस में ट्रंप अपनी कैबिनेट के साथ मौजूद हैं। ट्रंप की ईरान पर एयर स्ट्राइक की बड़ी चेतावनी है। प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली चली तो हमला करेंगे। ईरान के भविष्य का काउंटडाउन शुरू हो गया और कुछ घंटों में तय हो जाएगा कि ईरान का क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य और गुप्त विकल्पों की जानकारी दी गई है। रक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान में इस्तेमाल किए जा सकने वाले सीक्रेट मिलिट्री एक्शंस के बारे में डिटेल में बताया गया। और व्हाइट हाउस में किस पर मंथन होने वाला है यह समझते हैं। क्या ट्रंप ईरान के मिलिट्री एक्शन, ईरान पर मिलिट्री एक्शन लेंगे? क्या ईरान पर मिसाइल फायर हो सकती है? क्या इराक के रास्ते अमेरिका की ग्राउंड फोर्स ईरान में दाखिल हो सकती है? क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ साइबर एक्शन लेंगे? क्या ईरान के बड़े मंत्रालय और पूरे एनर्जी सिस्टम को हैक किया जा सकता है? क्या ईरान के खिलाफ कूटनीतिक एक्शन होगा? क्या ईरान को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अलग थलग कर दिया जाएगा? क्या अमेरिका पहले की तरह ईरान पर एयर स्ट्राइक करेगा? क्या ईरान पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? ट्रंप के सामने कई विकल्प हैं और इन विकल्पों के पीछे कुछ बड़ी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। पिछले कुछ घंटों में ईरानी एयर स्पेस के पास अमेरिकी फाइटर जेट्स उड़ते देखे गए। इन फाइटर जेट्स के साथ अमेरिका के रिफ्यूलिंग प्लेन्स भी उड़ान भरते दिखाई दिए। इसके अलावा कतर में अमेरिकी एयरबेस से अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स ने भी उड़ान भरी। यानी पश्चिम एशिया में बहुत कुछ हो रहा है जिससे महायुद्ध के बादल एक बार फिर मंडराने लगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर देखिए, यूरोपीय संसद में राजनयिकों के बैन पर भड़का ईरान। ईयू के विदेश मंत्री अरागची ने निकाली भड़ास। गाजा में 70,000 फिलिस्तीनी मारे गए। अरागची ने कहा आईसीसी में नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल। अरागची ने कहा नेतन्याहू पर एक्शन नहीं, हमारे डिप्लोमेट बैन किए गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है कि ईरान में हिंसा के पीछे विदेशी ताकतें हैं। अब्बास अरागची के साथ ही खमनेई ने भी अमेरिका को नई धमकी दी है। अब्बास अरागची ने कहा है वो हमारी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं। खमनेई ने कहा है अमेरिकी नेता धोखेबाजी से बाज आए। अरागची ने कहा है पूरे ईरान में 350 मस्जिद जला दी गई। खमनेई ने धमकी दी अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा। अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका हमारी मिसाइलें टेस्ट करना चाहता है तो कर ले। तो वहीं खमनेई ने कहा अमेरिका अपने गद्दार भाड़े के गुर्गों का सहारा न ले। यानी एक तरफ ट्रंप गुस्से में है तो वहीं ईरान के टारगेट पर अमेरिका है। वैसे ट्रंप ने ईरान के साथ उन देशों को भी टारगेट किया है जो ईरान से व्यापार करते हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि अमेरिका उन देशों पर 25% टैरिफ बढ़ाएगा जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। आखिर किस तरह ईरान को लेकर बयानों और धमकियों से युद्ध का थर्मामीटर बढ़ रहा है?
फिक्र की स्ट्रील में देखिए। ईरान में 18 दिन से चल रहे विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए वहां की सरकार एक्शन में है। विद्रोहियों को फांसी दी जा रही है, न वकील न सुनवाई, सीधे फांसी। खमनेई के विरोध का मतलब है सजाए मौत। तेहरान के पास कराज शहर के रहने वाले इरफान सुल्तानी को कल फांसी दी जाएगी। ईरान की सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। 8 जनवरी को इरफान को गिरफ्तार किया गया था। ईरान की सरकार इरफान सुल्तानी के जरिए सभी विद्रोहियों को संदेश देना चाहती है कि विरोध करने पर ऐसी ही सजा दी जाएगी। ईरान में 26 वर्ष के प्रदर्शनकारी को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 11 जनवरी यानी कल फांसी दी जाएगी। अधिकारियों का आदेश है कि यह सजा अंतिम है, फांसी तय समय पर दी जाएगी। इरफान सुल्तानी को सफाई देने का भी कोई मौका नहीं दिया गया। परिवार को सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात की अनुमति दी गई। एक सच यह भी है कि खमनेई का संदेश सिर्फ विद्रोहियों के लिए नहीं, बल्कि इस घोषणा में अमेरिका और इजराइल के लिए भी बड़े संकेत छुपे हैं। ये जो आपको सुनाई दे रहे थे निर्वासित क्राउन प्रिंस, ये 48 साल पहले ईरान से बाहर गए। उसके बाद से एक भी बार ईरान नहीं है। हाँ, 2023 में अलबत्ता ये इजराइल जरूर गए थे और उसके बाद बड़ी बुराई हुई तो इनका कहना था कि मैं वहां पर जानने गया था कि पानी का इस्तेमाल कैसे होते हैं, पानी के टेक्नोलॉजी को लेकर। ये ईरान के बारे में कितना जानते हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन खमनेई जो कर रहे हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं। ईरान में अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ईरान में कत्लेआम हो रहा है। खमनेई की हुकूमत अब बातचीत नहीं, गोलियों से जवाब दे रही है। ईरान में आज कानून का राज नहीं, बंदूक का राज चल रहा है। तख्तियां और बैनर उठाने वालों पर फायरिंग हो रही है। मौत का जो आंकड़ा कल तक 500 था, वो एक दिन में 2000 कैसे पहुंच गया। दूसरी तरफ खमनेई ने भी अपनी ताकत दिखाई। तेहरान की सड़कों पर उतरे लाखों के जनसैलाब को देखिए। ईरान में खमनेई राज में ये सबसे बड़ी रैली। ईरान में विद्रोह के बीच खमनेई सरकार ने दावा किया है कि ईरान की जनता उनके साथ है। वहीं इस्राएली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन खुद शामिल हुए हैं। पेजेश्किन ने हजारों लोगों के साथ तेहरान में पैदल मार्च किया। यह है वो रैली जिसको प्रो खमनेई कहा जा रहा है। यानी विरोध प्रदर्शन के बीच खमनेई यह साबित करने की कोशिश में है कि विरोध के बीच ईरान में तख्ता पलट जैसे कोई हालात नहीं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यह रैली दिन के उजाले में की जा रही है और जो विरोध होता है वो रात में होता है। इस रैली के लिए कोई इंटरनेट रोकने पर पाबंदी नहीं है, उसके लिए सब इंटरनेट बंद है। फर्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर दिखाते हैं ट्रंप और नेतन्याहू का पूरा ध्यान इस वक्त ईरान पर है। दोनों लीडर्स की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह खमनेई की सत्ता का अंत किया जाए। लेकिन ईरान में इस समय जो आग लगी है उसकी तपिश पाकिस्तान तक महसूस हो रही है। ईरान में खमनेई विरोधी नारों ने पाकिस्तान में असीम मुनीर की नींद भी उड़ा दी है, क्योंकि ईरान में आज जो हो रहा है वो कल पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा तेज है कि मिशन खमनेई पूरा होने के बाद नेतन्याहू मिशन मुनीर को शुरू करेंगे, यानी मुनीर को भी इसी तरह कुर्सी से हटा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की परमाणु फाइल भी इजराइल जलाकर राख कर सकता है। पाकिस्तान में इजराइल के नाम का यह खौफ क्यों है, किसने जाहिर किया है, तो आप इन्हें देखिए। ये पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी हैं। दुनिया न्यूज चैनल पर ये डिबेट में बैठे थे। इस दौरान एक दर्शक ने इनसे सवाल पूछ लिया कि ईरान में अगर तख्ता पलट हो गया तो क्या इसके बाद पाकिस्तान निशाने पर होगा। इस सवाल के जवाब में नजम सेठी ने कहा, अभी तो नहीं, लेकिन दबाव तो आएगा। इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बहुत पहले कह चुके हैं कि चाहे ईरान हो या फिर पाकिस्तान, उनका एक लक्ष्य है, इस्लामी शासन को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। इजराइल के कहने पर ईरान के परमाणु ठिकाने अमेरिका तबाह कर चुका है। अब पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों को लगता है कि अगला नंबर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों का हो सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इजराइल के नाम का बेहद खौफ है। मादुरो को जब ट्रंप ने आधी रात वेनेजुएला में उनके घर से उठवा लिया था, उसके चंद रोज बाद पाकिस्तान से मांग उठी कि अमेरिका इसी तरह नेतन्याहू को उनके घर से उठवा ले। ट्रंप से मांग पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उठाई थी। अब उसी पाकिस्तान के पत्रकार नेतन्याहू के इरादों से डरे सहमे हुए हैं। नजम सेठी ने इसी डिबेट में आगे एक और झूठ फैलाने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो इस्लामिक बम नहीं, जिसे इजराइल पर नहीं गिराएंगे, ना ही अमेरिका पर गिराएंगे। हमारा बम एंटी इंडिया है। अब सच्चाई क्या है ये भी सुनिए। इसके दो एंगल हैं।
पहला इस्लामिक एंगल की बात करते हैं। पाकिस्तान इसी परमाणु बम के दम पर इस्लामिक नेटो बनाने का ख्वाब देख रहा है। वो मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहता है। हाल ही में मुनीर की एक डिफेंस डॉक्ट्रिन का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम दुनिया की रक्षा के लिए एक प्लान बनाया है। इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक पाकिस्तान की सेना मुस्लिम देशों से हथियारों की डील करेगी और जरूरत पड़ने पर परमाणु संधि भी की जाएगी। पाकिस्तान अभी एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामिक देश है, लेकिन अगर उसने अपने परमाणु बम की तकनीक इजराइल के पड़ोसी मुस्लिम देशों से साझा की तो इजराइल के लिए मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी और नेतन्याहू ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसीलिए नजम सेठी का डर वाजिब लगता है। दूसरा एंगल यह है कि पाकिस्तान के परमाणु बम पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हैं। पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं और जिस तरह से अंदरूनी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, वहां किसी भी दिन कुछ बड़ा हो सकता है। ताज्जुब नहीं होगा अगर किसी रोज वही परमाणु बम आतंकी संगठनों के हाथ लग जाए, तब दुनिया में तबाही मच सकती है। वैसे एक आपको एविडेंस देना जरूरी है, अगर आप भूल गए हो, और हमारे कई सारे दर्शक वो हैं जो बहुत यूथ हैं, बहुत यंग हैं, युवा हैं। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया और दुनिया के कई मुल्कों को स्मगल करवाई है। इसीलिए पाकिस्तान के परमाणु बमों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निगरानी जरूरी है और मुनीर के हाथ से वो न्यूक्लियर फाइल हमेशा के लिए छीन लेना आवश्यक है। आपको नजम सेठी का यह डर और नेतन्याहू का पाकिस्तान केंद्रित वो पुराना बयान एक न्यूज रील में सुना। और अब ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर भी झुकने वाले हैं। उनके तेवर से नेटो देशों के साथ संभावित युद्ध का मीटर बढ़ता जा रहा है। नई खबर यह है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की पूरी तैयारी कर ली है। इस संबंध में अमेरिकी व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया है। यह बिल पास हुआ तो ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के लिए ट्रंप को विशेष अधिकार मिल जाएगा। अमेरिकी हाउस में, बल्कि नॉट व्हाइट हाउस में। वो ग्रीनलैंड को पाने के लिए अपने खतरनाक कदम बिना रोक टोक के आगे बढ़ाएंगे। कहा जा रहा है कि इस बिल के पास होते ही ट्रंप डेनमार्क से ग्रीनलैंड पर डील करने के लिए दबाव बनाएंगे। डेनमार्क नहीं माना तो फिर सैन्य विकल्पों पर जाया जा सकता है। यह ज्यादा फिक्र वाली बात होगी, क्योंकि इसके बाद अमेरिका बनाम नेटो का वॉर सीन बन सकता है। आर्कटिक के बर्फ में बारूद के शोले भड़क सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका को जवाब देने के लिए नेटो देशों ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। नई खबर क्या है? नई खबर यह है कि आर्कटिक में नेटो की नई मिशन योजना पर काम चल रहा है। नेटो सेना आर्कटिक की सुरक्षा मजबूत करने पर तेजी से काम कर रही है। नेटो में शामिल ज्यादातर सहयोगी आर्कटिक की अहमियत पर एकमत है। अमेरिका की परेशानी बढ़ाने वाला यह दावा खुद नेटो चीफ मार्क रूट ने किया। यही बात ग्रीनलैंड के पीएम ने भी दोहराई है। और हाल ही में हुए एक जनमत सर्वे में ग्रीनलैंड के लोगों ने भी अमेरिकी कब्जे का विरोध किया। यानी स्थिति आर पार की बन चुकी है। ट्रंप को अपने हथियारों पर भरोसा है तो यूरोपीय देश भी अमेरिका से भिड़ने के लिए रेडी दिख रहे हैं। ट्रंप को ग्रीनलैंड में एक और बड़ी चुनौती मिल सकती है। अमेरिकी सैनिकों ने यहां धावा बोला तो उनका सामना खूंखार डॉग फोर्स से हो सकता है। वही डॉग फोर्स जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में तानाशाह हिटलर को हराया था। बर्फीले इलाके में जिस डॉग फोर्स की शक्ति को जानने के बाद ट्रंप भी बहुत चिंतित है। अमेरिकी सैनिकों ने ग्रीनलैंड के बर्फीले रेगिस्तान में कदम रखा तो उनका सामना इन खूंखार कुत्तों से होगा। वो जांबाज फोर्स जिसके कारनामे द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इतिहास की ये बातें जानने से पहले आपको डेनमार्क की इस दैत्य फोर्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। दैत्य फोर्स इसलिए क्योंकि इनसे मुकाबले का मतलब जान से जाना। ये सीरियस डॉग स्लेड पेट्रोल वाली यूनिट है। डैनिश नेवी की एलीट सेना जो खतरनाक पोलर भालुओं से मुकाबला करती है। इसमें शामिल कुत्ते शेर से भी ज्यादा घातक माने जाते हैं। दुनिया की किसी भी सेना के लिए आर्कटिक में बर्फीले पहाड़ और मुश्किल माहौल में मिशन को अंजाम देना जानलेवा होता है। वहीं ये डॉग इसी जटिल माहौल में युद्ध में लड़ने की खास ट्रेनिंग पाते हैं।
ट्रंप की लगातार मिल रही धमकियों के बीच डेनमार्क ने वहां एक और डॉग स्लेज यूनिट की अतिरिक्त तैनाती की है। ट्रंप ने एक दिन पहले इस फैसले का मजाक उड़ाया। ट्रंप की ये बेतुकी बातें सुनिए, फिर इस डॉग यूनिट की दूसरी खासियतें भी बताएंगे। ये असल में ग्रीनलैंड पर कब्जे का इरादा पाले ट्रंप का सबसे बड़ा डर है। डॉग स्लेज का जिक्र उन्होंने ऐसे ही नहीं किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उन्हें निश्चित तौर पर इनकी शक्तियां बताई होंगी। ट्रंप को बताया होगा कि ये कुत्ते आम नहीं हैं, ग्रीनलैंड जैसे मुश्किल जलवायु में जन्मे हैं। उनका शरीर मौसम के हिसाब से ढला है, -50 डिग्री तापमान में भी सुपर एक्टिव हैं। जिस सर्द मौसम में सैनिक ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, उस बर्फीली हवाओं में आर्कटिक के ये जांबाज कुत्ते दुश्मन को सूंघने, घुसपैठ रोकने और टुकड़े टुकड़े करने में चैंपियन होते हैं। सबसे बड़ी बात, इन्हीं कुत्तों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तानाशाह हिटलर की फिक्र भी बढ़ा दी थी। आर्कटिक की जंग में हिटलर के माथे पर पसीना ला दिया था। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर के सैनिक ग्रीनलैंड के तट पर पहुंच चुके थे। वो घुसपैठ करने वाले थे, लेकिन वहां डॉग फोर्स पहले से तैनात थी। हिटलर के सैनिकों को कुत्तों की इसी सेना ने ग्रीनलैंड में घुसने तक नहीं दिया। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्लेज यूनिट को भंग कर दिया गया, लेकिन 1950 के दशक में शीत युद्ध का खतरा मंडराने लगा। सोवियत संघ के हमले का डर सताया तो फिर से इस फोर्स को एक्टिव किया गया। ये यूनिट आज भी हर साल 15,000 से 20,000 किलोमीटर के इलाके में गश्त करती है और ग्रीनलैंड की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपको इस डॉग फोर्स के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे देते हैं। ग्रीनलैंड में बर्फ से ढका सूखा इलाका 1,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहां पर सैनिक स्की, स्लेज और खास नस्ल के कुत्तों के साथ पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि इस बर्फिस्तान में और कुछ भी नहीं चल सकता। सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल के सहारे ही इलाके की निगरानी संभव है। प्रत्येक यूनिट में अधिकतम 14 कुत्ते होते हैं। एक दिन की गश्त में आमतौर पर 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इनकी एक यूनिट में 12 से 14 एलीट सैनिक साथ में होते हैं, जिन्हें ठंड से अपनी रक्षा करनी होती है और इस इलाके में पोलर बेयर से बचने के लिए हथियार भी रखने पड़ते हैं। ग्रीनलैंड के बर्फीले इलाके में सैनिक जब रात में सो रहे होते हैं, तब ये डॉग फोर्स उस समय भी एक्टिव रहती है। हालांकि ये भी सही है कि अब युद्ध के तरीके बदल चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे हालात नहीं हैं। अब ड्रोन और मिसाइलों से जंग लड़ी जाती है। AI वॉरफेयर का युग है। ऐसे में ग्रीनलैंड कब्जा करने वाली ट्रंप की जिद डेनमार्क के सामने निश्चित ही एक बड़ी चुनौती है। और अब बात करते हैं चीन की नई चालबाजी की। भारत के तमाम इलाकों पर तिरछी नजर रखने वाले चीन ने अब शक्सगाम वैली को लेकर उकसाने वाला बयान दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि शक्सगाम वैली चीन का हिस्सा है और इस इलाके में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना उसका अधिकार है। चीन के इस बयान से ठीक 4 दिन पहले, यानी 9 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया था, शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमने 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी। साथ ही आज चीन के बयान के बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को गैर कानूनी मानता है, इसीलिए हम वहां किसी भी गतिविधि को मान्यता नहीं देते हैं। जहां तक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है, तो हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। सरल भाषा में आपको शक्सगाम घाटी का विवाद समझना होगा और यह भी जानना होगा कि क्यों चीन की सरकार उस पर नजर गड़ाए बैठी है। अब जरा एक मैप देखिए, ध्यान से देखिएगा। यह भारत के उत्तरी हिस्से का नक्शा है। इसमें जम्मू कश्मीर के अलावा आपको सियाचिन नजर आ रहा होगा। सियाचिन के ठीक बगल में शक्सगाम घाटी है। 1947 में देश के बंटवारे से पहले शक्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा थी, लेकिन 1948 की सर्दियों में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसमें शक्सगाम घाटी भी शामिल थी। फिर 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक सीमा समझौता किया और शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया, यानी भारत के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया था वो उसने चीन को दे दिया। यही वो समझौता है जिसे भारत नहीं मानता। चीन शक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य कर रहा है, जिसके पीछे उसका मकसद सियाचिन के करीब तक पहुंच बनाना है।
हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो इस तरह की किसी भी गतिविधि को मान्यता नहीं देता है। अब इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस बीजेपी से जवाब मांग रही है तो बीजेपी कह रही है कि सरकार इस मामले को देख रही है। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. As the Shaksgam Valley is concerned, India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. About the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is a illegal action which is being carried out by the two nations. जब वो चीज पाकिस्तान की है ही नहीं, वो चाइना को कैसे दे सकता है? इस तरह का क्लेम करना चाइना को और पाकिस्तान को, मैं समझता हूं इसको इंटरनेशनली चैलेंज करना चाहिए, वही भारत कर रहा है। कितने उदाहरण दें हम आपको ये बताने के लिए कि चीन की जो हमारी चीन के प्रति जो हमारी विदेश नीति है, उसका नुकसान आने वाले कई दशकों तक यह देश झेलेगा। विस्तारवादी नीति हमारी नहीं है, लेकिन अपने जमीन का एक एक जो चप्पा चप्पा है उसको हम बचाना जानते हैं। किसी भी बाहरी इस प्रकार की कोशिश को नाकामयाब किया जाएगा। इस बीच भारत दौरे पर आए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात सुबह 11 बजे दत्तात्रेय होसबोले के दफ्तर में हुई और करीब 1 घंटे तक चली है। इससे पहले सोमवार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की। कांग्रेस ने इस मुलाकात पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र और पवन खेड़ा ने कटाक्ष किया था, जिस पर अब हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। चीनी डेलीगेशन बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर कांग्रेस में दो फाड़। अपने मीडिया विंग से नाराज कांग्रेस का विदेश विभाग, कहा चीनी डेलीगेशन से सियासी दलों का मिलना गुडविल जेस्चर है। चीनी दावे से जुड़ा सवाल डेलीगेशन से पूछना ठीक नहीं है। सलमान खुर्शीद ने आलाकमान से भी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस में विदेश विभाग के सूत्रों से बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का विदेश विभाग ने भी चीन के डेलीगेशन से मुलाकात की। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, इसमें दो अलग अलग रुख दिखाई दे रहे हैं, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी देखिए, जो कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख हैं सलमान खुर्शीद, उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मीडिया में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीनी डेलीगेशन पर सवाल उठाए और ये कहा कि सरकार ने या बीजेपी ने उनसे ये सवाल किए जिन सवालों का कंसर्न है भारत के साथ, ये नहीं करना चाहिए था। अगर कोई सवाल है तो भारत सरकार से करना चाहिए कि आपने क्या किया है, आप चीन से बात करिए, चीनी सरकार पर सवाल करिए, क्योंकि ये गुडविल जेस्चर है जो राजीव गांधी के जमाने से शुरू हुआ था और उसके बाद दो राजनीतिक दल अलग अलग देशों के बातचीत करते हैं, वहां पर शांति की और गुडविल जेस्चर की बातचीत होती है। तो ये इसको लेकर के सलमान खुर्शीद की ओर से अपनी नाराजगी कांग्रेस आलाकमान को जताई गई है कि ये डिप्लोमेसी में इस तरीके से सीधे आक्रामक होना ठीक नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत हमसे बातचीत करने के लिए आपका। अब दो अपडेट आपको देने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से। एक आवारा कुत्तों की दिलचस्प बहस से जुड़ा है तो दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून से, जिस पर जजों की राय एक नहीं है। पहले बात आवारा कुत्तों पर हुई सुनवाई की करते हैं, जिसमें आज भी खूब डायलॉग सुनने को मिले। सर्वोच्च अदालत ने जो सख्ती के संकेत दिए हैं वो डॉग लवर्स को थोड़ा चिंतित कर सकता है, सरकारों की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि कुत्ते के काटने से होने वाली हर चोट या मौत के लिए अधिकारियों और कुत्ते पालने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कुत्ते के काटने से होने वाली मौत और चोट के मामलों में राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देना होगा। कुत्ता प्रेमियों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कुत्तों को अपने घर या परिसर में ही रखें। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का जिक्र करते हुए पूछा, 9 साल के बच्चे की मौत पर जिम्मेदारी किसकी होगी? डॉग लवर्स के साथ डॉग फीडर्स यानी कुत्तों को खाना देने वालों के लिए भी कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। ऐसे ग्रुप से जिरह के दौरान कड़े सवाल किए गए। डॉग फीडर्स ग्रुप से जज ने पूछा कि क्या आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं?
जब ऐसे आवारा कुत्ते जिन्हें कोई संगठन पाल रहा है वो एक 9 साल के बच्चे को मार दें तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या इस अदालत को आंखें बंद करके सब कुछ होने देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा लगता है कि सहानुभूति सिर्फ कुत्तों के लिए है। अदालत ने सवाल किया कि आवारा कुत्तों को इधर उधर घूमने और उपद्रव मचाने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? एक वकील ने आवारा कुत्तों को गोद लेने पर एआई से उनकी ट्रैकिंग करने और अन्य उपायों के पक्ष में तर्क दिया। इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने पूछा कि क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? काश कोई अनाथ बच्चों के लिए भी तर्क दे पाता। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि मुझे 2011 में जज नियुक्त किया गया, लेकिन मैंने इंसानों के लिए इतने भावुक तर्क कभी नहीं सुने। सुप्रीम कोर्ट अब आवारा कुत्तों के मामले में दायर याचिकाओं पर 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। हमें ये जो माहौल बना दिया गया, आज चौथा दिन है, हमें इतना ज़्यादा हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं इस चीज़ को कि हम क्या गलत काम कर रहे थे? ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी ये कह रहे हैं एयरपोर्ट से हटाइए, आज इन्होंने बोल दिया एयरपोर्ट से हटाइए, पार्क से हटाइए। क्या इनको यहाँ इस धरती पर रहने का हक नहीं है? आज कोर्ट की हियरिंग में बहुत ही नए नए मुद्दे भी आए हैं, जैसे फीडर्स के ऊपर भी बात हुई है। उसके अलावा इनके लिए प्रॉपर एरिया भी होना चाहिए, डेजिग्नेटेड एरिया भी होना चाहिए, हर गली के अंदर होना चाहिए, जिससे कि लोग इनको ना भगा पाए। और एबीसी के ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात हुई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जस्टिस साहब बिल्कुल अच्छा फैसला करेंगे, इनके हित में ही करेंगे, क्योंकि एक की पनिशमेंट सबको नहीं मिलनी चाहिए। यदि कोई बच्चे को कुत्ता काटता है तो उसका मुख्य जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 का धज्जियां उड़ा रखी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे एक छोटा सा इशू रखा, जो हमारा पिछला ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का 7 नवंबर, उसको मॉडिफाई करने का, तो इंक्लूड पब्लिक पार्क भी उसमें इंक्लूड किए जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातों को बड़े ध्यान से लिया है, नोट किया है, और हम होपफुली इट शुड बी इंक्लूडेड। हमें नंबर ऑफ एबीसी शेल्टर्स बढ़ाने चाहिए और डॉग्स की जो वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन पे वर्क करना चाहिए। ये सारी समस्या का समाधान ही एबीसी रूल्स है। आवारा कुत्तों को लेकर अभी अंतिम आदेश आना बाकी है, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े कानून पर जो फैसला आया उसमें जज एक मत नहीं हुए। 2 जजों की बेंच में एक जज पक्ष में तो दूसरे खिलाफ रहे। सर्वोच्च अदालत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। यह धारा कहती है कि किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इस प्रावधान को कुछ शर्तों के साथ बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि जांच को मंजूरी देने का निर्णय कार्यपालिका से अलग कोई संस्था ले सकती है, जैसे लोकपाल या लोकायुक्त। जस्टिस विश्वनाथन के मुताबिक इस प्रावधान की सुरक्षा से ईमानदार अधिकारियों को मजबूती मिलेगी, साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करना भी सुनिश्चित होगा। यानी जस्टिस विश्वनाथन की नजर में यह धारा असंवैधानिक नहीं है, लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने फैसले में धारा 17A को असंवैधानिक ठहराया। उन्होंने इस सेक्शन को रद्द करने का सुझाव दिया। जस्टिस नागरत्ना के मुताबिक भ्रष्ट अफसरों की जांच के लिए किसी पूर्व स्वीकृति की जरूरत नहीं है। यह प्रावधान विनीत नारायण और सुब्रमण्यम स्वामी के निर्णयों में पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं। प्रावधान को फिर से स्थापित करने का प्रयास है। जस्टिस नागरत्ना ने यह मामला सीजीआई के पास भेज दिया है ताकि बड़ी पीठ इस पर सुनवाई करके फैसला सुना सके। और फिक्र में अब बात खबर के असर की। फिक्र में कोई खबर चलती है तो उसके असर की गारंटी है। यह फिर साबित हो गया है। हमने आपको 29 दिसंबर को डिलीवरी बॉयज का दर्द दिखाया था, उनकी आवाज सुनाई थी। क्यों 10 मिनट का डिलीवरी सिस्टम खत्म होना चाहिए, और अब सरकार ने इस पर बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। आज खबर आई है कि सरकार ने अब 10 मिनट में डिलीवरी वाले सिस्टम पर रोक लगा दी है। सरकार ने फैसला ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, जोमैटो जैसी क्विक कॉमर्स ई कंपनीज जो हैं ई कॉमर्स कंपनीज से मीटिंग के बाद लिया है। सरकार ने सभी कंपनियों से अपने ऐप से 10 मिनट में डिलीवरी फीचर हटाने को कहा है। यह फैसला डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, और सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। कंपनियों का बिजनेस मॉडल वर्कर्स की जान जोखिम में डालकर नहीं चलना चाहिए। नए साल से ठीक पहले डिलीवरी बॉय समेत गिग वर्कर्स ने हड़ताल की थी और अपनी कई मांगों को लेकर विरोध किया था। इसमें 10 मिनट में डिलीवरी जैसे अल्ट्रा फास्ट मॉडल बंद करने की मांग थी। अब जिंदगी की इस रेस पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। मतलब अब आप इन लाइनों का
इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कि घर में दूध नहीं है, ऑनलाइन ले लो, 10 मिनट में आ जाएगा। राशन खत्म हो गया है, ऑर्डर करो, 10 मिनट में मिल जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, अभी 10 मिनट में आ जाएगी। या फिर कोई सामान भूल गए तो कहते थे ऑनलाइन लो, 10 मिनट की बात है, लेकिन अब 10 मिनट में आपके घर तक किसी सामान की डिलीवरी नहीं होगी। सरकार के इस फैसले पर डिलीवरी बॉयज क्या कह रहे हैं, ये भी देखिए। सर ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया हमारे लिए जी। पहले कितना परेशानी होती थी आपको? पहले परेशानी होती थी, लेकिन अब बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए। सारी पेनल्टी हमें भुगतनी पड़ती है। कस्टमर सुनो, कस्टमर हैप्पी है, ये पहले ठीक है, डिलीवर लो है, क्यों हर चीज डिलीवर पर थोप देते हैं। जो टाइम हटाने वाली बात है, क्या आपको फायदा होगा उससे? नहीं, उससे कोई फायदा नहीं हमें। तो है कि हमें कोई जल्दी नहीं होगी, ना ही सिग्नल तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो पे आउट को लेके है। अगर पे आउट अच्छा होगा तो सिग्नल तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रात ये है कि हम पे प्रेशर नहीं होगा कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने का, लेकिन वही है अगर पे आउट अच्छा हो तो राइडर को ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत ही नहीं है। 10 मिनट हटाना सही है। ठंड का टाइम है, अब ये है कि 10 मिनट लगता है, 20 मिनट भी लगता है, आधे घंटे भी लगते हैं। तो समय सीमा नहीं होनी चाहिए आप ये मानते हैं? हमारे लिए कोई समय सीमा नहीं है। हम 10 मिनट अगर मन करा 10 मिनट दे देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। क्या बताऊँ, हम लोगों का इतना बुरा हाल है, एक एम्बुलेंस ड्राइवर से ज़्यादा बुरा हाल है। एम्बुलेंस ड्राइवर भी सोच रहा है कि एक किसी को बचाने के लिए जाना पड़ रहा है उनको जल्दी। हम लोगों को सिर्फ खाना पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी जाना पड़ता है। अगर 10 मिनट का ये सिस्टम खत्म हो जाए तो हम लोगों का बहुत बढ़िया होगा। और अब फिक्र आपकी जेब की। शेयर बाजार से सोशल मीडिया के सेंसेक्स तक एक सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या सोने चांदी में निवेश का वक्त निकल चुका है या अभी इसकी कीमत और रॉकेट बनने वाली है? इस सवाल के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसका कनेक्शन अमेरिका से है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि सोने और चांदी में अभी असली आंधी बाकी है। अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सोने और चांदी में निवेशकों का मन अटक जाएगा। इसके सूत्रधार हैं बट ऑफ कोर्स डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप, जिन्होंने दुनिया पर टैरिफ टॉर्चर के बाद अपने ही देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर बड़ा एक्शन ले लिया। ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। असल में अमेरिका में ट्रंप सरकार और फेडरल रिजर्व के बीच टकराव ज्यादा बढ़ चुका है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल का दावा है ट्रंप सरकार के न्याय विभाग ने फेडरल रिजर्व को एक समन भेजा है। इसके बाद जेरोम पावेल ने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाया है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की मौद्रिक नीतियों पर भी अपना कंट्रोल चाहते हैं। वो लगातार फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बना रहे हैं, जिसके लिए बैंक तैयार नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में हुई इस घटना का सोना और चांदी से क्या कनेक्शन है। ट्रंप के एक समन से सोने और चांदी के रेट क्यों बढ़ सकते हैं, तो इसे जरा डिटेल में समझिए। असल में जब जब फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बढ़ता है तो डॉलर की कीमत कम होने लगती है, मतलब डॉलर कमजोर होने लगता है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर सस्ता होने पर सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। इसके बाद दूसरे देश बड़ी मात्रा में सस्ता सोना खरीदने लगते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एसेट है। सोने की डिमांड बढ़ने से उनकी कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। एक और बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम पर दबाव से निवेशक भी बहुत घबराते हैं। निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे विकल्पों से पैसा निकालकर सोने चांदी में निवेश करते हैं, क्योंकि संकट के समय सोना चांदी सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसीलिए ट्रंप के एक काम से सोने चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष का जवाब आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस दबाव से वो झुकेंगे नहीं। इस बीच सोने चांदी के दाम हर दिन नए कीर्तिमान साबित कर रहे हैं। निवेशक अब भी भर भर के सोने चांदी पर दांव लगा रहे हैं, जिससे इसके दाम सुपर सोनिक स्पीड से भाग रहे हैं। सोने चांदी के दाम आज भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना अब 1,40,000 के पार हो गया है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 2,62,000 के पार निकल गई है। चांदी की कीमत तो सिर्फ 2 दिन में ही करीब 20,000 रुपये बढ़ चुकी है। हालांकि ये बहुत वोल्टाइल होता है। हमने सोने और चांदी के पिछले 10 दिनों के दाम देखे, जिसमें बम्पर इजाफा हुआ है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 10 दिन में 7,000 रुपये तक बढ़ा, जबकि 1 किलो चांदी 10 दिन में 33,000 से ज़्यादा बढ़ी। और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं ये तेज़ी जारी रहने वाली है।
टॉप 9 पहली बड़ी खबर, यूपी के बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द अयोध्या जाएंगे और वो रामलला के दर्शन करेंगे। हाल ही में खबर आई थी कि रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक अयोध्या में होने वाली है। राहुल इस समिति के सदस्य हैं। केरल बीजेपी ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इसे लेकर केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें विधानसभा से अगस्त 2024 को पारित उस प्रस्ताव का जिक्र है जिसमें राज्य का नाम केरलम करने की मांग की गई थी। वहां इस साल विधानसभा चुनाव भी है। तेज प्रताप यादव आज अपने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और छोटे भाई तेजस्वी यादव से मिले। उन्हें अपने आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज का न्योता दिया। बुधवार को होने वाले उनके भोज में एनडीए के मंत्रियों और विधायकों को भी निमंत्रण दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि बॉर्डर के पास 8 आतंकी कैंप अभी भी सक्रिय हैं। अगर कोई हरकत होती है तो एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों, मदरसों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू होते ही विवाद खड़ा हो गया। इस प्रक्रिया में मस्जिदों और मदरसों के वित्तीय मामलों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उनसे जुड़े लोगों का डेटाबेस तैयार हो रहा है। नवंबर में सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद यह एक्शन लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस तरह की जानकारी जुटाना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनी है जो सभी विभागों से सुझाव लेकर ठोस योजना बनाएगी। इसका उद्देश्य डिजिटल अरेस्ट से जुड़े नेटवर्क और अपराध के पूरे ढांचे की गहराई से जांच करना है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम गया। राज्य में मुंबई के बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा, जिसके नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। केंद्र सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह केस दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से एनआईए को ट्रांसफर किया गया। एनआईए भारत में बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ कराने वाले पूरे नेटवर्क, उसके ऑपरेटर्स और मनी ट्रेल की गहराई से जांच करेगी। एजेंसी इस मामले में जल्द एक नई एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के मरीज मिलने के बाद झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में इसके 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। एक निजी अस्पताल के 2 नर्सों में इसके लक्षण मिले। केंद्र सरकार ने वायरस को रोकने के लिए नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स सिस्टम को तैनात कर दिया।